हेलो एवरीवन, अनुष्का एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और कल जो हमने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट किए थे उनके आज हम एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ताकि जो है वो हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो डेवलप हो पाए। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को जान लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि साथ साथ में अगर हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज देख लेंगे, तो उससे अंदाज़ा लगता रहता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को जो है वो घुमाया जा सकता है या कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और लेटेस्ट जो यूपीएससी ने किया है कि इन्होंने ओनली वन ओनली टू ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी पूछने शुरू कर दिए। ठीक है, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यूसली करते जाइए। सिंपल क्वेश्चन से होंगे और करते करते हम लोग जो है उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो होप्स हो आप सभी लोगों ने जो है वो कल वाले वीडियो को देख के जो है वो चीज़ों को रिवाइज किया होगा, और उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी आंसर करिएगा और देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द जीडीपी डिफ्लेटर यूज टू मेजर। जीडीपी डिफ्लेटर जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट करवाया था, तो वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखने से पहले ये देख लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया था। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। कल हमने यही फॉर्मूला जो है वो रिवाइज किया था। प्लस कल मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, नॉमिनल जीडीपी के। किससे? नॉमिनल जीडीपी के। अब नॉमिनल जीडीपी जो है वो हमें किस चीज के बारे में बताता है? ये बताता है हमें इन्फ्लेशन के बारे में। कल वाली क्लास में ये देखा था हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन के बारे में हमें नॉलेज देगा? ठीक है, तो यहां से ये चीज की क्लैरिटी आप सभी लोगों को है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने। ठीक है, व्हाट इज द जीडीपी डिफ्लेटर यूज टू मेजर। पहली चीज उन्होंने क्या बोल दी? इन्फ्लेशन। तो अभी जैसे हमने रिवाइज किया तो उसमें सबसे पहले यही निकल के आया था कि इन्फ्लेशन को जो है यूज होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा कि इन्फ्लेशन। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होगा? इन्फ्लेशन। अगला ऑप्शन है रियल जीडीपी। ठीक है, मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो है जीडीपी डिफ्लेटर का सहारा जो है वो लिया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को इसके द्वारा नहीं मेजर किया जा सकता। जो गवर्नमेंट के जो लोन्स वगैरह सरकार ने ले रखे हैं उनको हम जीडीपी डिफ्लेटर से कैसे मेजर कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है वो चले जाते हैं और हमारे सामने आंसर क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी इसके एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन को भी एक बार जान लेते हैं कि सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीजें हैं जिनको लिखा गया। तो सबसे पहले ये लिखा गया जीडीपी रिफ्लेक्टर इज मेजर यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन रेट एंड चेंज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो प्राइस का लेवल है उसको मेजर करने के लिए जो चीज यूज होती है उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, द जीडीपी डिफ्लेटर इज अ प्राइस इंडेक्स that help economists and policy maker understand how much price have changed over a period of time, or how much price have changed over a period of time is known as the inflation। ठीक है, एक बार बता देते हैं इन्फ्लेशन जो है वो क्या होती है। इन्फ्लेशन होता है जब जनरल राइज इन प्राइस, जब चीजों के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं तो उस चीज को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जो सेकंड वर्ड होता है जो इसको यूज किया जाता है कई कॉन्सेप्ट में, इन्फ्लेशन के ऑपोजिट क्या होगा, तो वो होगा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में चीजों के प्राइस जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन के ऊपर भी हम आगे जाके क्लास लेंगे। अभी राइट नाउ आप बस इतना जान लीजिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है जब नॉर्मल प्राइस जो है वो हाइक होने शुरू हो जाते हैं और चीजों के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं जीडी इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए क्या चीज यूज होती है? जीडीपी डिफ्लेटर। तो इस एमसीक्यू में कोई भी प्रॉब्लम, सिंपल सा एमसीक्यू है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, वो क्या है उसको जानते हैं। कहते हैं व्हाट इज द की डिफरेंस। व्हाट इज द की डिफरेंस? डिफरेंस बताना है हम लोगों को किन दो चीजों में? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, जिसे हम सीपीआई भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस किस में बताना है? जीडीपी डिफ्लेटर में।
क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, की डिफरेंस क्या होता है सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में? ठीक है, अभी तक सीपीआई वाला कॉन्सेप्ट नहीं करवाया, लेकिन आपको जो है उसके बारे में हल्का सा अंदाजा दे दूंगा ताकि आप लोगों को ये क्लैरिटी हो पाए कि जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सीपीआई इंक्लूड्स प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स व्हाइल जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताइए। जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो इंपोर्ट जो की गई हैं गुड्स उनका जो है उनको जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो इंक्लूड नहीं करता, लेकिन सीपीआई जो है वो करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक बार देखते हैं क्या है। सीपीआई मेजर्स द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन व्हाइल जीडीपी डिफ्लेटर मेजर द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं, ये स्टेटमेंट तो सही है कि सीपीआई मेजर इन्फ्लेशन को मेजर करता है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सीपीआई is used for the international trade calculation while GDP deflator is for domestic economic analysis। ठीक है, तो सीपीआई जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड कैलकुलेशन के लिए नहीं यूज होगा। नेक्स्ट आ गया सीपीआई इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग व्हाइल जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट। तो ये ऑप्शन भी जो है वो हमारा चला गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि सीपीआई इंक्लूड्स प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है, वाइल जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट। अब इसका आंसर देखते हैं एक बार। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, सीपीआई इंक्लूड प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स वाइल जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट। एक्सप्लेनेशन को भी एक बार देख लेते हैं। वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर इज दैट द सीपीआई इंक्लूड प्राइस ऑफ, ये सेम लाइन है। नेक्स्ट आ गया डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है। सीपीआई इज डिजाइन टू मेजर द एवरेज प्राइस चेंज ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसका कीवर्ड जो है वो क्या है? एवरेज प्राइस चेंज इन द फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन चीजों के लिए सीपीआई जो है वो यूज होगा। ठीक है, ताकि जो कंज्यूमर बेस है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का, तो उसको हम लोग समझ पाए। ठीक है, और इस बास्केट ऑफ गुड्स में क्या क्या चीजें होंगी एक बार इसको भी जान लेते हैं क्या क्या है। प्राइस ऑफ बोथ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस एंड इम्पोर्टेड गुड्स। तो ये देखिए इसकी डेफिनेशन में ही जो है वो इम्पोर्टेड गुड्स आ गया, और क्वेश्चन में भी इंपोर्टेड गुड्स जो है वो दे रखा था। प्लस एंड सर्विसेज मेकिंग इट सेंसिटिव टू द चेंज इन द इंपोर्टेड गुड्स प्राइसेस। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट जो है इसी से बनाई गई थी। नेक्स्ट आ गया ऑन द अदर हैंड जीडीपी रिफ्लेक्टर मेजर द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड इन द जीडीपी, इंक्लूड इन द जीडीपी। तो इसमें जो है वो जीडीपी के बीच में ही होगा, लेकिन सीपीआई जो है वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को भी काउंट करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर ओके, सो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमने ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, जो न्यू यूपीएससी क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंगली पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। और एक चीज माइंड में रखिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले जो है वो बेसिक नॉलेज को यूज कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर लग रहा है कि बेसिक नॉलेज में तो ये जो है आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, कई बार क्या होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड या थर्ड आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, एक बार इसको जानते हैं कि क्या क्या है। द जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो नोन एज द इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। ठीक है, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर के नाम से भी इसको जो है वो बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगली स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। अनलाइक द सीपीआई द जीडीपी डिफ्लेटर इंक्लूड्स अ ब्रॉडर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी लास्ट जो हमने रिसेंटली एमसीक्यू किया है तो उसमें ये चीज जो है वो सीधी सीधी लिखी हुई थी कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज ऑल ओवर द इकोनॉमी है तो वो भी यूज होगा जीडीपी रिफ्लेक्टर में। ठीक है, लेकिन सीपीआई में क्या होता है, एक बास्केट ऑफ गुड्स होती है जो इंक्लूड होती है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है आप सब लोगों को? अब नेक्स्ट आ गया तीसरी स्टेटमेंट। ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन द वैल्यू ऑफ क्वार्टरली एंड ईयर एंड डिफ्लेटर में डिफर।
ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो हल्का सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस पे होनी चाहिए। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो कब आता है, कितनी देर बाद आता है बताइए आप लोग। ओके, तो अब नेक्स्ट ये आ गया सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। ये दोनों इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं इन्फ्लेशन को देखने के, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर भी इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है, या इसको भी हम लोग यूज में लाते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने ये बोला, कहते ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस के फ्लक्चुएशन होने से, प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, द वैल्यू ऑफ क्वार्टरली एंड ईयर डिफ्लेटर में डिफर। कहते कि ये 4 महीने में एक बार निकाला जाएगा या 1 साल में एक बार निकाला जाएगा, तो अब प्राइस में उस दौरान बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाती हैं, जिस वजह से जब उसका एवरेज निकालते हैं तो वो एक एवरेज सा प्राइस आता है। तो और वो जो है वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन को सही मायने में रिप्रेजेंट जो है वो नहीं कर पाता, उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेटमेंट को इन्होंने लिखा है, तो एब्सोल्युटली ये भी राइट है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, अगर आप जीडीपी डिफ्लेटर एवरी मंथ कैलकुलेट करेंगे, 15 दिन में कैलकुलेट करेंगे, 30 दिन में कैलकुलेट करेंगे, तो फिर जो जीडीपी डिफ्लेटर हमारे पास आएगा वो कितनी एग्जैक्टनेस होगी उसमें। लेकिन अगर हम जो है उसको 4 महीने बाद या 1 साल बाद मेजर करेंगे और उसकी फिर एक एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकालने के बाद जो है उसको अगर यूज में लेके आएंगे, तो वो जो एवरेज आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हमें बता सकती। ठीक है, तो इस दौरान जो है क्या आंसर बना इसका, ऑल द थ्री, मतलब आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस। अब जानते हैं कुछ और एंगल्स को, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने किया था प्लस क्वेश्चन आंसर में और चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं जिसको हम जान पाते हैं। अब आंसर सी है इसका, जीडीपी डिफ्लेटर की एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द जीडीपी डिफ्लेटर इज आल्सो नोन एज द इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, सर्व्स एज इन्फ्लेशन इंडिकेटर। क्लियर है फर्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट, it represent the ratio of value of goods and services produced in a given year at current price, which is also known as the nominal GDP। आपको फॉर्मूला करवाया था कल, to the value of goods and services produced during a base year। और बेस ईयर कौन सा होता है, रियल जीडीपी वाला। कल आप लोगों को एग्जांपल दी थी ना मैंने, कौन सी एग्जांपल दी थी, 2018 क्या प्रोड्यूस किया था कल हमने, 2 शर्ट्स प्रोड्यूस की थी जिसका प्राइस क्या था, ₹10 20 आया था। ठीक है, तो ये एग्जांपल माइंड में रखिए कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो किन 2 चीजों को कंसीडर करेगा, वो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को इन लोगों ने करंट प्राइस के नाम से लिखा है। क्लियर ऑन दिस। अब नेक्स्ट आ गया कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में फॉर्मूला बता रखा है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इट रिवील्स अ पोर्शन ऑफ जीडीपी एट्रिब्यूट कॉस्ट रेदर देन इंक्रीज इन द आउटपुट। ठीक है, ये इस चीज को जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इसके कैरेक्टर्स को जानते हैं। इट इज कंसीडर एज अ कॉम्प्रीहेंसिव इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। कॉम्प्रीहेंसिव इंडिकेटर है ये इन्फ्लेशन का, कवरिंग द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो इंटायर गुड्स और सर्विसेज जो इकोनॉमी में है उसको कंसीडर कर रहा है, लेकिन जो सीपीआई होता है, सीपीआई सिर्फ एक बास्केट ऑफ गुड्स को ही कंसीडर करता है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर एक लार्ज सर्कल है और सीपीआई जो है उस सर्कल विद इन द सर्कल है? नहीं बोल सकते ऐसा। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि सीपीआई में इंपोर्टेड आइटम्स को भी जोड़ा जाता है, इसको भी ऐड ऑन किया जाता है। ठीक है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर पे उस चीज को नहीं लिया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, द डिफ्लेटर कन्वर्ट्स नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ओके, नॉमिनल जीडीपी को ये रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट आ गया, अ डिफ्लेटर ऑफ 50 इंडिकेट्स। अगर डिफ्लेटर की वैल्यू जो है वो 50 की है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा करंट ईयर प्राइस इज हाफ देन द बेस ईयर प्राइस। एक उस ईयर के जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट हाफ है उसके बेस ईयर प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अनलाइक सीपीआई, द जीडीपी डिफ्लेटर इंडिकेट्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इट प्रिवेंट मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ जीडीपी चेंजेस ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन विदाउट चेंज इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। कहते हैं ये उस चीज को कंसीडर करेगा अगर हम जीडीपी की वैल्यूज जो इंक्रीज कर रही हैं लेकिन रियल टर्म्स में जीडीपी इंक्रीज नहीं कर रही, जो प्रोडक्शन है वो उन्हीं चीजों के रिलेटेड घूम रही है। ठीक है, अभी तक जैसे हमने एग्जांपल लास्ट क्लास में की थी कि 2018 में हमने 2 शर्ट्स बनाई। ठीक, अब 2019 आ गया, 19 में भी हमने 2 शर्ट्स बनाई है। ओके,
और लेकिन इनके प्राइस में चेंज आया, लेकिन एक्चुअल में चेंज नहीं आया। अगर कोई व्यक्ति जो है वो जीडीपी के वैल्यूज को देखेगा तो वो ये चीज जान पाएगा कि प्राइस में जो है वो चेंज आ रहा है, और प्राइस में चेंज आने की वजह से जो है वो जीडीपी की फिगर जो है वो ज्यादा होकर दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इस चीज से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो इन चीजों को कंसीडर करेगा। नेक्स्ट आ गया यूजेज एंड चैलेंजेस। इसमें चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस को हमने वैसे तो डायरेक्टली डील उससे कर लिया है, एक बार फिर भी देख लेते हैं क्या क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर सेपरेट्स प्राइस फ्रॉम इट्स क्वांटिटी। जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो प्राइस को उसकी क्वांटिटी से अलग कर देता है। अब रेदर देन सर्विंग एज अ डायरेक्ट इन्फ्लेशन इंडिकेटर, इस वजह से ये डायरेक्ट इन्फ्लेशन इंडिकेटर जो है वो नहीं है। ठीक है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई बार ये भी होता है कि 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें एक स्टेटमेंट जो है वो जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर आ सकती है। होप सो आपको इतनी क्लैरिटी इसके बारे में हो गई होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद जो हमने कल जीडीपी के कॉन्सेप्ट किए थे तो उनके क्वेश्चंस के बारे में जो है वो डील करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, 3 स्टेटमेंट दे रखी है हमें। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, भाई जो यूपीएससी नॉर्मली पूछता है। चेंज इन कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पैटर्न आर रिफ्लेक्टेड इन जीडीपी डिफ्लेटर। कहते हैं चेंज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन से हमें कैसे अंदाजा लगेगा? कंजम्पशन जो है, अगर कंजम्पशन ज्यादा है तो जीडीपी भी ज्यादा होगी, क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कंजम्पशन से जीडीपी डिफ्लेटर का कहीं ना कहीं अंदाजा जो है वो लग जाता है? प्लस कंजम्पशन अगर इकोनॉमी में देखें तो कंजम्पशन जो है वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट को भी अफेक्ट करती है। कैसे? अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर ज्यादा है किसी एरिया में तो उस एरिया में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी। कारण इसका ये है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। किसी टर्म्स में जो है प्योरली इकोनॉमिक्स में देखें तो ये रूल फॉलो नहीं होता, लेकिन अगर लिंकेजेस बनाने लगे हम लोग तो क्या हम बोल सकते हैं कि कंजम्पशन जो है वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट को लेके आती है। अगर कंजम्पशन किसी एरिया में ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब उसी चीज को अगर देखें तो क्या हम बोल सकते हैं कि चेंज इन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न आर रिफ्लेक्टेड इन द जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। ठीक है, भले ही डायरेक्टली ना हो पर इनडायरेक्ट फॉर्म में तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का आपस में रिलेशन है ही है, और प्लस ये जीडीपी डिफ्लेटर को इफेक्ट करते ही है। यहां तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? जीडीपी डिफ्लेटर अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस। अभी डिस्कस किया, मंथली बेसिस पे जीडीपी डिफ्लेटर नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगी। तो ये ऑप्शन देखते हैं। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है? द जीडीपी डिफ्लेटर इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो बताइए, कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो इसको नहीं रिलीज करेगा। कौन रिलीज करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका आंसर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। अब 2 स्टेटमेंट जो है वो जा चुकी हैं, अभी एक ही बची है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ओनली वन इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होगी आप सब लोगों को। तो पहली लाइन जो है वो यही लिखी गई है कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। इसी के ऊपर जो है वो इन्होंने क्वेश्चन बनाया था। तो किसके द्वारा रिलीज किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज है इसकी, जो अभी हमने देखा सीपीआई से कंपैरिजन जो है वो करके दिखाया। अब जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में ऑलमोस्ट हमने सभी चीजों को जो है वो जान लिया। ठीक है, अब इन्हीं चीजों के बेसिस पे जो है आपका क्वेश्चन जीडीपी डिफ्लेटर पे अगर कोई आता है तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो पीपीटी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उससे भी आप लोग इनकी हेल्प ले सकते हैं और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो, इस क्वेश्चन में क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, जो कल मैंने चीजें करवाई थी, जो 3 बॉक्सेस करवाए थे, ग्रॉस, उसके नीचे क्या था? नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, और लास्ट वाला क्या था? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इन्हीं 3 ऑप्शंस को हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो नहीं सॉल्व हो रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। व्हेन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कोरियन ओन्ड, ठीक है, कोरिया ओन्ड Hyundai कार फैक्ट्री आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जीडीपी ऑफ इंडिया। ठीक है, कोरिया की कंपनी है Hyundai, और उसने जो प्रॉफिट बनाया है इंडिया में रह के काम करके,
तो वो हमने जीडीपी ऑफ इंडिया से माइनस कर दिया। विच मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल अकाउंट्स फॉर सच एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कहते अगर हम जीडीपी में जो है इस चीज की सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो उस चीज के चलते जो है क्या चीज के आसपास हम लोग आ जाएंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं चीजों को। इन्होंने अगर सिंपल वर्ड्स में देखे तो ये बोला ये जीडीपी है आपकी, ठीक। अब इन्होंने बोला कि इसमें हमने क्या प्लस कर दिया या माइनस कर दिया। अगर माइनस की बात देखें, यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूं NFIA, NFIA, NFIA क्या होता है, कल हमने जाना था। NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस NFIA कर दूं, माइनस NFIA। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम किस वैल्यू के आसपास जो है वो पहुंच जाएंगे। कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए NFIA को यूज किया जाता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं GNP, GNP, ओके। अब फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक किससे रिलेटेड है, कल जाना था, बिल्कुल ठीक। अब कहाँ जाना है, नेशनल में। नेशनल में जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस NFIA, और अगर वापस जाना हो तो माइनस NFIA, ठीक। अब इस अकॉर्डिंगली ये बोला जा सकता है कि हम लोग जीडीपी में अगर इस चीज को प्लस या माइनस करते हैं तो हम जीएनपी पे पहुंच जाते हैं। तो जीएनपी जो है वो ऑप्शन सी में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका। ओके, तो आंसर सी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। GNP is the macroeconomic variable which consider both addition and subtraction of income earned by the foreigner within India to calculate the overall economic output of a country। ठीक है, तो वही चीज जो है वो लिखी गई है यहाँ पे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में भी एक बार देख लेते हैं। GNP is a measure of country's economic performance that take into the account the economic activity generated by the residents and the business whether it occurs within the country or outside the country। ठीक है, जो प्रॉफिट अर्न किया गया है वो अगर कोई अपने पेरेंट नेशन में भेजने की कोशिश कर रहा है उसको NFIA कंसीडर करेंगे। और NFIA जो है अगर उसमें जीडीपी का प्लस या माइनस करते हैं तो हम लोग किस पे पास पहुंच जाते हैं, GNP के पास, GNP। ठीक है, तो ये MCQ भी जो है वो हमारा कल वाली नॉलेज से सॉल्व हो गया। तो चलते हैं अगले MCQ की तरफ, विच इज व्हाट आर द टू वेज इन विच द CSO, ओके, दो वेज बताने हैं जिसमें CSO जो है वो क्या करता है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन रिपोर्टिंग जीडीपी को रिपोर्ट करता है, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड ग्रॉस वैल्यू एडिशन, नहीं ये नहीं हो सकता। जीडीपी एट बेसिक प्राइस एंड जीडीपी एट सिंपल, ये भी नहीं हो सकता। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो आंसर इसका सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। CSO जो है उसके द्वारा जो जीडीपी के फॉर्मूले जो है वो या वैल्यूज जो है वो रिलीज की जाएंगी, वो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे रिलीज की जाएंगी। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जीडीपी 2015 से पहले जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे रिलीज की जा रही थी और उसके बाद जो है वो मार्केट प्राइस से रिलीज की जाने लगी। अब अगला क्वेश्चन मेरा आप सब लोगों से है, क्वेश्चन मेरा सिंपल सा ये है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। आप लोग ये बताइए कि अगर जीडीपी में फैक्टर कॉस्ट पे पता कर रहा हूँ, दूसरा मैं है मार्केट प्राइस पे पता कर रहा हूँ, तो दोनों की वैल्यूज में क्या ऐसी चीज़ है जो प्लस हो जाएगी, क्या ऐसी चीज़ है जो प्लस हो जाएगी, प्लस NIT, यानी कि क्या प्लस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये टैक्स जो है ये मार्केट प्राइस पे ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी सेम है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। द CSO इन इंडिया रिपोर्ट जीडीपी एट टू डिफरेंट विद टू डिफरेंट अप्रोचेस। पहला जो है वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड अगला जो है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दिस मेजर एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी बाय कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री बिफोर अकाउंटिंग फॉर द टैक्स एंड सब्सिडीज। टैक्स और सब्सिडीज को काउंट किए बगैर जो निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर उन चीजों को कंसीडर कर लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये दोनों चीजों में आपको क्लैरिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ GNP। कौन सी चीज जो है वो GNP में काउंट की जाएगी,
ठीक है, जी, एन और पी। जी मतलब ग्रॉस, यानी कि इसमें क्या चीज प्लस हो रखी है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी प्लस हो रखी है। एन मतलब नेशनल, नेशनल में क्या चीज को हम प्लस करते हैं, प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो पैसा जो फॉरेन से आ रहा है। ठीक है, पी जो है वो तो प्रोडक्ट है। अब इन्हीं चीजों को माइंड में रखते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आ गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या उसमें होंगे, यस ऑब्वियसली होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट से जो है वो इनकम जनरेशन होगी, और इनकम जनरेशन जो है वो जीएनपी में आएगी, डोमेस्टिक में भी आएगी, ठीक है, नेशनल में भी होगा उसका। नेक्स्ट आ गया मनी अर्न बाय द रेजिडेंस अब्रॉड, जो बाहर लोग जा रखे हैं और वो जो पैसा इंडिया में भेज रहे हैं, क्या वो काउंट होगा, ऑब्वियसली ये भी होगा। तो ए और बी तो सही हो गया। नेक्स्ट आ गया इम्पोर्ट्स, क्या इम्पोर्ट्स काउंट होंगे, ऑब्वियसली ये भी होंगे। तो ये तीनों इसके राइट आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऊपर वाले सारे जितने भी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अब इसके आंसर को एक बार देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जीएनपी। जीएनपी जो है वो होती क्या है, जीएनपी अकाउंट्स फॉर द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशंस रेजिडेंट्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, जो वो रेजिडेंट्स जो कंट्री के विद इन भी रहते हैं प्लस बाहर रह के जो कमा रहे हैं, तो वो किस में काउंट होगा, जीएनपी में काउंट होगा। ठीक है, इट कंसीडर द इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, वर्क, बिजनेस कंडक्टेड विद इन देयर ओन कंट्री एज वेल एज अर्निंग जनरेटेड फ्रॉम द एक्टिविटीज कंडक्टेड इन द फॉरेन कंट्री। ठीक है, जो इंडिया के बीच में और बाहर रह के जो उन्होंने पैसा कमाया वो इस पे काउंट जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नेट वैल्यू ऑफ जीडीपी आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन जो है, ठीक है, कहते हैं जीडीपी की वैल्यू हमारे पास है। ठीक, अब इसमें अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ डेप्रिसिएशन को, ठीक है, या फिर मैं डेप्रिसिएशन को प्लस कर देता हूँ, तो मैं किस वैल्यू के पास आ जाऊंगा। तो क्वेश्चन इनका ये पूछा गया है। तो बताइए, कल वाली नॉलेज को यूज करके, ये डेप्रिसिएशन है यानी कि डी और पी तो सेम रहेगा। ग्रॉस, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम लोग किस चीज को माइनस करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो मीन्स क्या हुआ इसका, एनडीपी। अब ऑप्शन में हमें सिर्फ ये देखना है कि एनडीपी जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है एनडीपी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो गया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में भी यही बताया गया है कि जीडीपी जो है उसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो हम लोग किस चीज के पास आ जाते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पास। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होती है उसको एक बार जानते हैं। डेप्रिसिएशन ऑल्सो रेफर्स टू द कंजम्पशन अलोन, और सिंपल टर्म्स में जो मशीन्स की वियर एंड टियर होती है उस चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन की वजह से ही किसी भी चीज की जो वैल्यू है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब आप सब लोगों को डेप्रिसिएशन जो है वो क्लियर हो गया होगा, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, और अगर वापस जाना हो तो प्लस डेप्रिसिएशन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडियन जीडीपी का हिस्सा है। तो ये पूछा गया है। ओके, एक एक करके जानते हैं चीजों को। ठीक है, अब एक चीज आप और ध्यान रखिए। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने जो है वो इंडिया का मैप मैंने बना दिया। ठीक, अब नेक्स्ट मैंने एक और मैप बना दिया आपके सामने, जो किसका है, वर्ल्ड का मैप है। रफ सा मैप एक मैंने बना दिया। ओके, ताकि आप लोगों को जो है वो क्लैरिटी जो है वो और हो पाए देख के। क्लियर ऑन दिस। अब इंडिया जो है उसकी डोमेस्टिक जो जमीन है, किन किन चीजों को जो है वो इंडिया का बोला जाएगा। ठीक है, पहली चीज वो है जो डायरेक्टली इंडिया के बीच में आती है, तो उन वो चीजें तो इंडिया में इंक्लूड की जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर इंडिया की मान लीजिए भारत की एम्बेसी जो है वो अमेरिका में है, तो वो जो भारत की एम्बेसी अमेरिका में है वो भी इंडिया की जमीन में ही कैलकुलेट होगा। क्लियर ऑन दिस। तो इसका मतलब इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज हैं फॉरेन देशों में, तो वो भी इंडिया की जमीन में ही काउंट हो रहा है। अगर वहां पे कोई एक्टिविटी की जा रही है क्योंकि वो इंडिया की जमीन में है, तो टेक्निकली देखें तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि इंडिया का व्यक्ति जो है वो ओन कर रहा है, उसके द्वारा वो चलाई जा रही है, और वो जो चीज है वो शिप है या एरोप्लेन है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो भी किस में कैलकुलेट होगा,
वो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट जो है वो उसको किया जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई फॉरेन व्यक्ति है, वो इंडिया में आया, इंडिया में आके उसने कोई चीज़ की कंजम्पशन की, तो पैसे दिए और कोई चीज़ खरीदी, अब वो जो चीज़ उसके द्वारा खरीदी जा रही है तो वो भी इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं। अब ये क्लैरिटी आपको हो गई है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इस चीज को माइंड में रखेंगे और इसको जो है वो बेस मानते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज उन्होंने क्या पूछी है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी, इंडिया जीडीपी, एक्टिविटीज इन इंडियन एम्बेसीज एंड कंसल्टेट्स इन अदर कंट्रीज। तो अभी जैसे मैंने बताया ये जो है वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। क्लियर ऑन दिस। अब सेकंड, एयर इंडिया सर्विसेज बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। एयर इंडिया जो एरोप्लेन है, अगर मान लीजिए वो एक देश से दूसरे देश पे जा रहा है तो वो भी इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा ऑब्वियसली। तो ये दोनों तो है ही हैं ऑप्शंस। क्लियर ऑन दिस। अब अगर इन दोनों को देखें, सिर्फ इन ऑप्शंस को मैंने देखा और कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, अब ये ऑप्शन गया, उसके चलते ये ऑप्शन भी गया। अब हमारे पास क्या बचा है, इन दोनों का। और इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, मतलब तीसरी स्टेटमेंट तो सही है ही है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल वाटर। अगर कोई इंटरनेशनल वाटर में कोई इंडिया जो का कोई व्यक्ति है जो एक्टिविटी कोई कर रहा है और उससे पैसा कमा रहा है या जीडीपी में वो कैलकुलेट होगा, तो ये भी उसका बात जो है वो है। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ में क्या चीज को लिखा गया, परचेज ऑफ मूवी टिकट बाय अ फॉरेनर इन इंडिया। एक फॉरेनर जो है वो मूवी टिकट को परचेज कर रहा है इंडिया में, तो वो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जीडीपी, जी का मीनिंग जो है वो इससे कोई लेना देना नहीं है कि अगर फॉरेनर जो है वो मूवी टिकट देख रहा है। ठीक है, डी जो है वो डोमेस्टिक, इसका लेना देना है। कैसे, क्योंकि डी जो है वो किससे संबंधित है, लैंड से, और वो जो सिनेमा हाउस होगा वो इंडिया में ही होगा। ठीक, अब अगर वो इंडिया में होगा तो इंडिया के जीडीपी में भी कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये चारों ऑप्शंस जो है वो राइट है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस। ये एमसीक्यू जो है वो आपको समझ आ गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो इसका आंसर क्या है, जैसा कि हमने बोला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डेफिनेशन क्या है जीडीपी की, देखते हैं। जीडीपी रिप्रेजेंट द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक लैंड of a country within a specific period of time, which is most of the times calculated as 1 year, जो कि 1 year का टाइम जो है वो बोला जाता है। तो क्लियर ऑन दिस, डेफिनेशन क्लियर होगी। अब नेक्स्ट अगली चीज, इसमें क्या लिखा गया है, डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि डोमेस्टिक लैंड जो है उसकी डेफिनेशन क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। इस डेफिनेशन से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, क्योंकि टेक्निकली देखें तो इसकी डेफिनेशन में ही कंफ्यूजन आने के चांस है, बाकी चीजों में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक डिफर फ्रॉम ज्योग्राफी और पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इसमें क्या क्या चीजें जो है वो हम इंक्लूड करेंगे, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडेड इन द वाटर। ठीक है, तो ये इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया शिप्स एंड एयरक्राफ्ट विच आर ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया बिटवीन टू कंट्रीज। तो ये ऑप्शन में था, तो ये भी उसमें कैलकुलेट हुआ। फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स एंड प्लेटफॉर्म्स इन द इंटरनेशनल वाटर ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स, तो ये भी उसमें जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये तीनों चीजें जो है वो आपको क्लियर होगी। फोर्थ, एम्बेसीज के बारे में लिखा गया, तो ये चारों चीजें जो है वो किस में आएंगी, इंडिया की डोमेस्टिक जमीन पे आएंगी। और अगर यहाँ पे कोई एक्टिविटी की जा रही है तो वो इंडिया की जीडीपी में जो है वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, आइए और जानते हैं। एक्सक्लूजन, क्या चीजें हैं जो इसमें एक्सक्लूड की जाएंगी। अगर कोई इंडिया की एम्बेसी किसी बाहर किसी फॉरेन देश में है तो उस चीज को हम इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए इंडिया में किसी फॉरेन देश की एम्बेसी है तो वो उस देश के जीडीपी में कैलकुलेट जो है वो किया जाएगा। तो इसी वजह से एक्सक्लूजन में पहला जो है वो ये लिखा गया कि एक्सक्लूडिंग द एम्बेसीज, ओके, कंसल्टेट्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर कंट्रीज एंड ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अगर यूएन का, डब्ल्यूटीओ का या आईएमएफ का कोई ऑफिस इंडिया में वर्क कर रहा है, अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया में है, न्यू दिल्ली में जो है, उसमें जो भी चीजें हो रही हैं वो अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन उनकी होगी, वो उसकी जीडीपी का हिस्सा जो है वो माना जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लूजन में ये चीजें लिखी हैं। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि इसको एक पॉइंट बना के इसके ऊपर एक एमसीक्यू पूछा जाए,
उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर है आप सब लोगों को? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया इंक्लूजन ऑफ डोमेस्टिक लैंड। ठीक है, इंक्लूजन जो है वो किन चीज़ों की करनी है, वो चीज़ें हमने जान ली है, पॉलिटिकल फ्रंटियर, वाटर शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स एंड ऑल। ठीक है, तो इंटरनेशनली जो है वो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं जो इंडिया के कंटेक्स्ट में है या इंडियन व्यक्ति के द्वारा वो की जा रही है, जो इंटरनेशनल वाटर्स पे भी हो रही है, तो वो चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। लास्ट एग्जांपल क्या है, मूवीज़। अगर मूवीज़ की टिकट्स जो है वो इंडिया में सेल हो रही है तो वो इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होगी इस उसमें एमसीक्यू में आप लोगों को। अब नेक्स्ट अगला एमसीक्यू आ गया। अगले एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, इफ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इंडिया में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आ रही है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट होल्ड ट्रू। तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सही मानी जाएंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ के आने से क्या क्या चीजें होंगी। एक एक करके सभी चीजों को जानते हैं और जानते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। कहते हैं रियल जीडीपी विल इंक्रीज। तो विदाउट एनी डाउट रियल जीडीपी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज। ये ऑप्शन जो है वो गलत हो सकता है। कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रही है तो जरूरी नहीं है कि नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज करेगी। हमने कल ये भी देखा था कि अगर जीडीपी इंक्रीज करी है नॉमिनल टर्म्स में, तो हो सकता है वो रियल टर्म्स में ना इंक्रीज करी हो। ठीक है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो जरूरी नहीं है कि नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज होगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं जो कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक, अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हम रियल टर्म्स में देखते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस की जा रही हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसमें अगर इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक, अब मान लीजिए 2018 में जो है वो 2 शर्ट्स पूरे इंडिया की इकोनॉमी में बनाई गई थी। ठीक है, अब उन दोनों शर्ट्स का जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो वैल्यू थी मान लो 15 रुपीज़ और 15 रुपीज़। क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट 2019 में जो है वो नंबर ऑफ शर्ट्स जो बनाई गई थी वो 3 हो गई। अब इनका प्राइस मान लो हो गया 7 रुपीज़। ठीक है, 7 रुपीज़ और 7 रुपीज़, इन सब का सम जो है वो किसके बराबर आ गया, 21 के। ठीक है, जो कि नॉमिनल जीडीपी है। रियल जीडीपी तो चीज़ों को काउंट करता है, रियल टर्म्स में देखता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी है तो ये क्या आ गया, 21 के बराबर आ गया। और इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। अगर नॉमिनल टर्म्स में देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही, नॉमिनल जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रही है, 30 से 21 पे आ गया। लेकिन रियल टर्म्स में देखें तो रियल वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो ज्यादा होगी ना, पहले 2 थी फिर अब 3 हो गई। तो रियलिटी में इंक्रीज हुआ, पर नॉमिनल टर्म्स में नंबर में इंक्रीज नहीं देखने को मिला, तो इस वजह से ये सेकंड ऑप्शन जो है वो चला जाता है। क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी विल इंक्रीज। रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ ये होता है कि इस ग्रोथ से जीडीपी इंक्रीज कर रही है। ये चीज जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 1% की हो रही है, 2% की हो रही है, 3% की हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी जो है वो सही नहीं है। क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो है वो कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ से वो डिफाइन कर सकते हैं? इवन हमने रिसेंटली जो है वो कई चीज़ों को रीड किया है जिसमें हमने देखा था कि ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ओनली ऑप्शन 1। अब ये तीनों गए और इसका आंसर क्या हो गया, ओनली 1। तो इसका आंसर लिखा ही हुआ है, तो क्या हुआ आंसर, 1, ओनली 1 इज द राइट आंसर। अब अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला एमसीक्यू जो है वो किसके बारे में है। अब अगले एमसीक्यू में ये पूछा, इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग रिसेशन। रिसेशन जो है वो क्या होता है, मतलब इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है, कॉन्सिक्यूटिवली 2 बार जो है वो नेगेटिव में आ गई है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी राइट। क्या क्या चीजें जो है वो सही होंगी? पहला, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर रिसेशन आए। इफ ए कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग रिसेशन देन रियल जीडीपी विल डिक्रीज। ठीक है, इसको अभी कंसीडर कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं, उसके बाद डिफाइन करेंगे। डिक्रीज इन द नॉमिनल जीडीपी, डिक्रीज इन द नॉमिनल जीडीपी। अभी पिछला जो एग्जांपल हमने किया था तो उसमें ये देखा था कि डिक्रीज इन द नॉमिनल जीडीपी तो आ रहा है, लेकिन इस केस में तो क्या आ रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही थी। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली देखें तो ये सही नहीं रहता।
तो ये ऑप्शन तो गया। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द रेट ऑफ जीडीपी, जिस रेट से जीडीपी इंक्रीज कर रही है उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है रिसेशन का। ये भी नहीं होता रिसेशन का मीनिंग तो। ठीक है, अगला आ गया ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन चले गए थे तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर इस अकॉर्डिंगली देखें तो आंसर ए ही बना इसका। अब देखते हैं आंसर क्या है इसका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे, एक बार देखते हैं। रिसेशन जो है वो क्या इंडिकेट करता है? व्हेन रियल जीडीपी एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन द चेंज ऑफ द रियल जीडीपी इज नेगेटिव। अगर रियल जीडीपी में जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिवली आ रहा है तो इस चीज को बोलेंगे कि रिसेशन जो है वो आया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी और प्राइस अगर डिक्रीज हो गया फिर, ठीक है, तो उसी चीज को, ये जो मैंने लास्ट एग्जांपल दी थी लास्ट क्वेश्चन में आपको, तो उसी को इन्होंने आधार रखते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर मान लीजिए रियल टर्म्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है वो जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर प्राइस मान लीजिए चीजों के कम हो गए तो उस केस में क्या करेंगे? ठीक है, तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन जो है वो चला गया था। नेक्स्ट आ गया ग्रोथ रेट एंड जीडीपी, इन दोनों का जो है रिलेशन रिसेशन का, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद ईच अदर। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्लियर ऑन दिस? अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अभी जितने भी एमसीक्यू किए आपने एक चीज देखी होगी, जो हमने कल कॉन्सेप्ट सीखे थे उन्हीं के अकॉर्डिंगली ये सॉल्व हो रहे हैं, उसके बाहर एक भी चीज नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से अपना बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग रखिए। जो रेफरेंस मैंने आपको करवाने के लिए लिया था वो +2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, उसी से कर लीजिए। ठीक है, बाकी न्यूज़ से तो आप लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से अपडेटेड रहते ही हैं। ठीक है, अब इस एमसीक्यू को देखते हैं। द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कंट्री की नेशनल इनकम है वो किस चीज से जो है वो डिफाइन की जाती है या किस चीज के बराबर होती है? तो ये क्वेश्चन जो है वो आप सब लोगों के लिए। ठीक है, नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री जो है वो इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बराबर जो है वो आएगा? ठीक है, जो कंट्री का नेशनल इनकम है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है NNP एट MP, NNP एट MP के बराबर होता है। क्लियर ऑन दिस? अब ये जो NNP है इसका मीनिंग क्या हुआ? N stands for net, N stands for national, ओके, और P stands for प्रोडक्ट, और MP stands for मार्केट प्राइस। अब आपको एक एक अक्षर का मीनिंग पता है। N का मीनिंग क्या है कि डेप्रिसिएशन को माइनस किया गया। N का मीनिंग क्या है? नेशनल, यानी कि NFIA को प्लस किया गया इसमें, जो हमने पीछे वाली क्लास में देखा था। और MP का मीनिंग क्या है? इसमें क्या प्लस किया गया है? NIT को प्लस किया गया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस किया है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। NNP एट MP इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस? नेशनल इनकम के जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है? नेशनल इनकम एंड NNP एंड इनकम इक्विवेलेंट टू NI एंड नेट नेशनल इनकम आर इंटरचेंजेबल टर्म्स व्हिच कैन बी यूज्ड। ओके, रिलेशन क्या है? NI जो है नेशनल इनकम किसके बराबर होती है? NNP एट MP के। क्लियर ऑन दिस? इसको NNI के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें से NNP एट MP में से अगर हम किस चीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो या किन चीजों के बेसिस पे इसको निकाला जाता है, या इसको अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, अगर NNP में डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाएगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? GNP पे। और वही लाइन को लिखा गया है, NNP इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम GNP। GNP से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम NNP पे आ जाते हैं। क्लियर ऑन दिस? अब ये सारे MCQ जो है वो आप सब लोगों ने देखा कि जो हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, जो हमने कल वाली क्लास में किया था, इस बेसिस पे सभी MCQ जो है वो हमारे सॉल्व हो गए थे। अब जो है अगली क्लास में हम GDP के एक स्टेप और आगे चलते हैं और उन चीज़ों को देखेंगे। ये MCQ में ये था कि कुछ MCQs जो है वो सिंपल दिए गए थे, कारण इसका ये था कि आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो पहले हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो एडवांस लेवल पे जैसे जैसे हम आगे आगे चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे MCQ लेवल भी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।